औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग अपने घर वालों के साथ, अपने प्यार करने वाले लोगों के साथ महफूज और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर सीरा सरफ अकबर है और मैं हाशमानीज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से आप सब लोगों को आज के वेबिनार में खुशामदीद कहती हूँ। हाशमानीज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से हम लोग आप लोग के लिए आजकल डिफरेंट मौजूआत पर जो है मुख्तलिफ इक़साम के जो है वेबिनार्स कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास स्पेशली हम लोग कोविड-19 के सिनेरियो में हमने स्पेशली कोविड-19 की वैक्सीनेशन के हवाले से, कोविड-19 में डिफरेंट कोमॉर्बिड डिजीजेस के हवाले से बात की। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि देखें कोविड-19 में अगर कोई शख्स इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके बाद उसके डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको जो है थोड़ी सी एक मेंटल हेल्थ की या फिर मेंटल अवेयरनेस की भी जो है जरूरत होती है। तो आज हम उसी चीज पर ही जो है डिस्कस करेंगे कि जो है अगर कोविड-19 के जो है में मुब्तला जो लोग होते हैं उनको किस तरीके से जो है अपनी मेंटल हेल्थ को जो है मेंटेन करना है, और फिर खुदा ना खास्ता अगर वो किसी किस्म के इस तरह के जो है उसका उनमें जो है प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसको किस तरीके से उसको जो है वो कॉप अप करेंगे। आज के हमारे वेब में जो है आज के हमारे इस वेबिनार में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम। He is a neuropsychologist and rehabilitation counselor, director Brain and Mind Diagnostics and Rehabilitation Center. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम के अल्लाह का सलाम है, अल्लाह का बड़ा एहसान। सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ इन द मिस्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। जैसे कि हम सबको मालूम है कि कोविड-19 के जो है बहुत से लोग इसमें जो है मुब्तला हुए हैं और उनको जो है मुख्तलिफ इकसाम की इसमें जो है चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ में जो है इसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि जो कोविड-19 में मुब्तला लोगों को तो फेस करनी पड़ती हैं, या फिर उनको वो उन चीजों को जो है उनकी अपनी फैमिली में या उनके इर्द गिर्द के लोगों में वो उस चीज को जो है देख रहे होते हैं। तो सर पहले तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि कोविड-19 में से इफेक्टेड जो लोग होते हैं उनमें कौन कौन से ऐसे जो है मेंटल स्ट्रेस के या मेंटल इश्यूज हो सकते हैं कि जो वो अपने जो है कोविड-19 के फेज में जो है उसको क्या कहते हैं कि फेस कर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब आप मेंटल हेल्थ की बात करते हो तो मेंटल हेल्थ में जो है आपकी थिंकिंग, परसेप्शन, बिहेवियर, एटीट्यूड, आपका इंफेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है इसके डोमेन्स में हैं। और जब आप कोविड-19 की बात करते हैं तो इसमें जो मेंटल हेल्थ का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो इसलिए है कि फिजिकल इफेक्ट के साथ साथ मेंटल इफेक्ट इसका फियर है। फियर ऑफ अननोन के अगर मुझे कोविड हो गया है तो इसमें मीडिया रिपोर्टेड भी है कि इसमें डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। उस लिहाज से जो है जब मोर्टेलिटी रेट जिस भी बीमारी का ज़्यादा होता है तो अल्टीमेटली उसके बारे में स्ट्रेस, उसके बारे में कंसर्न, उसके बारे में जो है इंसान की जो फिक्र है वो बहुत ज़्यादा होती है। कोविड-19 में चूँकि इसका पूरी दुनिया में ये इफेक्ट कर रहा है, हमारे मुल्क को भी इफेक्ट कर रहा है, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस लिहाज से जो इसका मोर्टेलिटी रेट है वो सबसे ज़्यादा आपकी साइकी पे इफेक्ट करता है। जब एक कोई शख्स कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है तो अल्टीमेटली उसके ज़हन में ये आता है कि खुदा न खास्ता मेरे लिए कितना प्रोग्राम होगा या मेरे साथ जो है जो इश्यूज होंगे उनको मैं किस तरह टैकल करूँगा, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी का आता है, आईसीयू की अवेलेबिलिटी का आता है, किसी इंटेंसिव केयर की फिजिबिलिटी का आता है। और जब वेव जब शुरू होती है कोविड की, जैसे हमारे यहाँ अभी 4th वेव चल रही है, तो उसमें मीडिया में भी यही आता था कि हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर्स नहीं है, आईसीयू में जगह नहीं है लोगों के लिए अकोमोडेट करना उसके लिए हॉस्पिटल को। और उसके साथ साथ एक फाइनेंशियल इशू भी आता है कि बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो हॉस्पिटल हैं, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल की कैपेसिटी चूँकि लिमिटेड है, वो ओवरफ्लो हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली पेशेंट को फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या निजी जो हॉस्पिटल है
वहाँ पे जाना पड़ता है। अल्टीमेटली जब कोरोना वायरस अफेक्ट करता है तो वो खुद नहीं देखता कि ये गरीब है या अमीर है या अफोर्डिंग है या नॉन अफोर्डिंग है। उसमें जब इफेक्ट आता है तो अल्टीमेटली ये सारे अफोर्डेबिलिटी के इशूज भी आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इंसान की साइकी पे, आपके माइंड पे, आपको उसको इफेक्ट करती हैं। उससे जो है सबसे पहली बात यह है कि कोविड-19 में भी नींद की कमी हो जाती है, डिप्रेशन में भी नींद की कमी होती है, और भी जो आपकी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, तो सब भी आपकी सोशल वेलबींग खराब हो जाती है, आपकी ईटिंग हैबिट खराब हो जाते हैं, आपकी सोशल खराब होती है। और इसमें कोविड में सबसे बड़ा इशू यही आता है कि आमतौर पे जो मेंटल इलनेस को ठीक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपकी सोशल लाइफ बेहतर की जाए, आपको लोगों से इंटरेक्शन किया जाए। लेकिन अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 जब आता है, जब इसको इन्फेक्शन होता है, उसमें सबसे पहला बुरी रेक्विजिट ये होता है कि आप इसको आइसोलेट कर दें। और आइसोलेट करने से जब उसकी सोशलाइजेशन जब उसकी खराब होती है तो फिर अल्टीमेटली सोशल लाइफ ना होने की वजह से उसके अंदर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, लॉनलीनेस, हेल्पलेसनेस की वजह से उसकी जो जो प्रॉब्लम होती है ये मल्टीप्लाई होती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि अल्टीमेटली आपकी मेंटल हेल्थ पे जो इफेक्ट करते हैं। और अल्टीमेटली पेशेंट कोविड से तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 डेढ़ हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में वो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन जो उसका लॉन्ग लास्टिंग जो इफेक्ट है, जो उसका डिप्रेशन है, जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो प्रोलॉन्ग करते हैं, जो वीक्स तक भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और मंथ तक भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद एक सिनेरियो ये होता है कि कोई अगर शख्स है, कोई जॉब करता है या कोई स्टूडेंट है, स्कूल में या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, तो कोविड की वजह से उसकी वो जॉब पे भी या उसकी एजुकेशन पे भी इफेक्ट करता है। अल्टीमेटली उसका भी इफेक्ट जो है वो पेशेंट होता है उसकी साइकी पे आता है। तो उसके यहाँ से ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि अल्टीमेटली जो है वो कोविड-19 में इफेक्ट करते हैं। और फिजिकल इलनेस तो जैसे मैंने कहा 1 डेढ़ हफ्ते में ठीक हो जाती है, फीवर खत्म हो जाता है, कफ खत्म हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सारी चीज़ें तो ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो मेंटल इफेक्ट है वो ज़रा लॉन्ग लास्टिंग होता है और उसके भी अल्टीमेटली सिर्फ ड्रग से ठीक नहीं होता। उसके लिए साइकोथेरापी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए हम किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे भी अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो कि आपके मेंटल हेल्थ के लिहाज से कोविड-19 में हमें फेस करना पड़ता है। जी जी, थैंक यू डॉक्टर सईद। अच्छा डॉक्टर आतिफ, आपके शायद वहां पर ना कोई फैन वगैरह ऑन है, इसकी वजह से आवाज आपकी इको कर रही है। आवाज जो है ना थोड़ी सी, क्योंकि हम जो जो लोग हमें हमारे हाशमानी इस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के पेज फेसबुक पेज पर लाइव हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग भी हमें जो है कमेंट्स कर रहे हैं। और आप लोगों से ये भी है कि आप लोग के जहन में भी अगर कोई डॉक्टर आतिफ से के हवाले से हमारे पास, स्पेशली आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि कोविड-19 के सिनेरियो में मेंटल हेल्थ के हवाले से। तो अगर आपके जहन में भी कोई ऐसे जो है सवालात हो तो आप हम लोगों से हमारे हाशमानीज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पर हमसे शेयर करें, तो फिर हम आपको आज जो है उन तमाम सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। अच्छा डॉक्टर आतिफ, एक चीज और भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि अगर किसी शख्स को कोविड-19 के जो है, जैसे कि आपने बताया कि मुख्तलिफ इकसाम के जो है स्ट्रेस उनको लाक हो सकते हैं या फिर उसके जो है मुख्तलिफ इकसाम की टाइप्स हो सकती हैं, तो ऐसे कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे हमें मालूम हो कि अच्छा ये अब ये शख्स जो है मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहा है या इसको जो है किसी ना किसी का जो है मेंटल इशू जो है अब स्टार्ट होना शुरू हो गया है, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। जैसे आप डिप्रेशन होता है उसमें लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, खुशी का खत्म हो जाना, हर वक्त सैडनेस है, होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो अल्टीमेटली हमें अंदाजा हो जाता है कि ये पेशेंट जो है इसको डिप्रेसिव इलनेस या साइकोलॉजिकल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर हो जा रहा है। ये तो घर वाले भी जो है, अगर लेमैन भी हैं तो उनको भी अंदाजा हो जाता है कि ये जो हमारा पेशेंट है ये किससे बात नहीं कर रहा, ये खा नहीं रहा, पहले ये खाना सही खाता था, पानी सही पीता था, नींद इसको अच्छी आती थी, डेली उठ के बात देता था, ब्रश करता था, कपड़े चेंज करता था, अपनी ग्रूमिंग करता था। तो जब ये चीज़ें आपकी सोशल जो आपकी लाइफ जब इफेक्ट होती है और साथ में आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो है, ड्रेसिंग है, ग्रूमिंग है, बाथिंग है, जब ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं तो अल्टीमेटली ये इंडिकेट होता है कि पेशेंट को मेंटल इलनेस है और स्ट्रेस है। तो आइडेंटिफाई करना तो बहुत ईजी है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा इसका ट्रीटमेंट जो है वो ज़रा मुश्किल होता है।
ओके। अच्छा, एक सवाल हम भी मेरे पास एक ये भी है कि जो हमारे पास हमारे जो कोविड-19 से मुतासिर लोगों की जो फैमिलीज होती हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, उनका क्या रोल इसमें प्ले कर सकते हैं कि अगर उनके इर्द गिर्द, उनके घर में, उनके फैमिली मेंबर्स में, उनके फ्रेंड्स के सर्कल्स में कोई ऐसा फर्द है जो मेंटल स्ट्रेस का शिकार हुआ है ड्यू टू कोविड-19? क्योंकि आजकल हम लोग ये देख रहे होते हैं कि अगर किसी शख्स को कोविड-19 का इश्यू नहीं भी हुआ होता, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द इस तरीके से, हम लोग आजकल कोविड-19 के जो है मरीजों को देख रहे होते हैं, या कोविड-19 के जो है इतनी ज्यादा केसेस हमारे सामने आ रहे होते हैं, तो अगर वो शख्स कोविड-19 से इन्फेक्टेड नहीं भी है, तब भी वो उससे जो है, उसको जो है जहनी स्ट्रेस या वो उसमें जो है मुब्तला हो जाता है। तो फैमिली मेंबर्स का या जो उसके फ्रेंड सर्कल्स में जो लोग होते हैं, उनका क्या एक रोल उसमें जो है होता है कि वो उस शख्स को उस स्ट्रेस से जो है बाहर लेकर आ सके? सबसे पहली बात यह है कि जो कोविड-19 अनफॉर्चुनेटली वो इन्फेक्टिव है, वो इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसमें फियर ऑफ अननोन दूसरी डिजीज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे कि हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, जिनको फीवर नहीं होता, कफ नहीं होता, लेकिन जब वो टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो वो कोविड पॉजिटिव निकला। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जो पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं, जो इसके केयर गिवर हैं, जो इसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए एक स्ट्रेस का बायस बनती है। और अल्टीमेटली फिर वो लोग जो है, ये जो पेशेंट के साथ उसका इंटरेक्शन कम हो जाता है, उसके साथ एक तरह की उनकी इंटरेक्शन कम होने की वजह से वो पेशेंट खुद भी अपने आप को बहुत ही डिप्रेस फील करता है। और इवन जो है, अभी डॉक्टर कम्युनिटी की बात कर रहा है कि अगर कोई पेशेंट कोविड-19 किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो भी थोड़ा सा काफ़ी डिस्टेंस रख के उनके साथ मिलते हैं, उनको प्रिस्क्रिप्शन जो लिख के देते हैं वो उनको दूर से पकड़ा देते हैं, शीशे के सामने शीशे के पीछे जाके बिठाते हैं। आज ही की बात है कि एक मेरे जानने वाले हैं, उनको उन्होंने मुझे कल कहा जी कि मुझे फीवर हो रहा है, मुझे स्मेल का प्रॉब्लम है, मुझे टेस्ट का प्रॉब्लम है। मैंने कहा आप जेपीएमसी चले जाए, वहाँ पे आपका टेस्ट जाके देखना है, वहाँ पे आपका हो जाएगा आपको टेस्ट वगैरह। वहाँ गए तो उनको पर्ची बना के दी गई और कहा ठीक है जी, आप ऐसे करें, बाहर से जाके ये टेस्ट खुद से करवा लें। और किसी डॉक्टर ने उसको देखना दोबारा नहीं किया उसको, ठीक है जी आप जाके टेस्ट करवा के आए, उसके बाद फिर हमारे पास आए। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है ये भी बहुत गलत है। डॉक्टर को भी चाहिए कि वो पेशेंट के साथ एक सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक अप्रोच रखें, ताकि पेशेंट जो पहले ही एक ऐसी बीमारी में है जिसके बारे में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप उसको इस तरीके से रिएक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली पेशेंट की फिर एक फियर और एंजाइटी और स्ट्रेस अल्टीमेटली बढ़ेगा। इस तरह के पेशेंट को जो है जहाँ तक हो सके उनको फैसिलिटेट करें, इनको गाइड करें, ताकि बीमारी के साथ तो मैंने कहा कि 1 डेढ़ हफ्ते में वो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन जो इसके मेंटल इफेक्ट है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और उसके लिए उनकी जहनी सेहत का जो है नॉर्मल होना ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे पास कराची में या हमारे के ऐसे जो है सेंटर्स मौजूद होंगे, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ना, जहाँ पर लोग अगर इससे मुतासिर हो रहे हैं, उनका मेंटल स्टेटस इफेक्ट हो रहा है, तो वहां पर उनको जो है किस तरीके से जो है एक तो जो है फैसिलिटेट किया जा रहा होता है, और फिर ये कि वो अगर वो किसी भी इस तरह के रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरफ रुख करते हैं, तो कितना टाइम उनको जो है वहां पर जो है दरकार होता है कि वो इतनी इस मेंटल स्ट्रेस की कंडीशन से बाहर आ सके? पहली तो बात यह है कि पूरी कराची में या मुल्क में या वर्ल्ड ओवर बहुत ही कम रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं जो कि कोरोना वायरस पेशेंट की जो मेंटली हेल्थ इफेक्टेड पेशेंट है उनको सर्विस वंस अगर किसी जगह ये जाके सर्विसेज देने की कोशिश भी करते हैं तो अल्टीमेटली ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होता है। अब ये डिपेंड करता है, अब जो पेशेंट साइकोथेरापी, काउंसलिंग या बिहेवियर थेरापी या बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी साइकोथेरापी सेंटर पे अगर जाता है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये होता है कि उसका स्ट्रेस लेवल उसके कॉपिंग से ज़्यादा है, उसके मैनेज से ज़्यादा है, और वो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में। तो जब कोई भी बीमारी, जैसे आपको पता है कि जब मॉडरेट टू सीवियर हो जाती है किसी तरह की भी बीमारी हो, चाहे वो फिजिकल इलनेस हो या मेंटल इलनेस हो, अल्टीमेटली उसकी रिकवरी में तो टाइम लगता है। तो उस लिहाज से अगर कोई पेशेंट इस तरह का रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाता है
तो उसके भी साइकोथेरेपी और साइकोथेरेपी के भी डिफरेंट सेशन होते हैं जो कि 5 से लेके 10 सेशन तक हो सकते हैं। तो उसमें 2 से 3 महीने का टाइम भी लग सकता है। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है और उसके साथ में कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, काफ़ी महंगा पड़ता है। तो वो ऑलरेडी जो पेशेंट कोरोना से इफेक्टेड होता है उसकी सोशल इकोनॉमिक इश्यूज उसके साथ पहले ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल के उसके लिए एक प्रॉब्लम पैदा करती हैं। यस, ये बात ठीक है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से उसकी मेंटल सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, वो जल्दी ठीक होते हैं। जो फार्माकोथेरेपी है, जो एंटी डिप्रेसेंट है, मूड स्टेबलाइजर है या बेंजोडाइजेपिन्स हैं, उसका रोल अपनी जगह पे है। लेकिन जब अगर आप साथ में साइकोथेरेपी की अगर ऐड करेंगे, ये अल्टीमेटली इससे जो उसकी रिकवरी है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और आपको रिक्वायर्ड और डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी मिलते हैं और उसकी ऑप्टिमम रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होती है। तो लिहाजा साइकोथेरेपी इज वेरी मच recommended to the patient who has a long lasting mental illness due to coronavirus infection. अच्छा डॉक्टर आतिफ, मैं एक बार दोबारा आपसे जो है रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी आवाज के आपकी तरफ से जो है ना आवाज थोड़ी सी जो है वो कर रही है कि गूंज रही है, आवाज की जो है इको बहुत ज्यादा आ रहा है और शायद कोई फैन वगैरह ऑन है ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है ना पीछे बैकग्राउंड में जो है शो टाइप की आवाज आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज, क्योंकि हमारे पास मुसलसल जो है कमेंट्स में आ रहे हैं कि लोग शायद आपकी आवाज क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा सर, अब मेरा जी, अच्छा सर, मेरा अब आपसे ये एक और ये सवाल है कि अगर जैसे कोई भी शख्स अगर मेंटल स्ट्रेस के इसमें जो है दाखिल हो जाता है, तो उसकी एक तो आपने बताया उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, एक आगे जाकर यानी कि लॉन्ग टर्म में ऐसे कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं जो काफी उसको आगे जाकर कुछ ऐसे मजीद जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, कि अगर उसने जो है अपनी इनिशियल स्टेजेस पर अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसको उसको जो है वो डायग्नोज करके उसकी ट्रीटमेंट हो गई तो सही है, लेकिन अगर वो उसकी जो है सही उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई और आगे जाकर उसको ऐसे कौन से जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं इस मेंटल हेल्थ के इश्यूज की वजह से। देखिए मेंटल हेल्थ के लॉन्ग लास्टिंग डिप्रेशन, क्रोनिक डिप्रेशन हो सकता है और अल्टीमेटली उसको जो जैसे मैंने कहा कि इसके कोरोना की जो इफेक्ट है उसमें एक अनएम्प्लॉयमेंट भी है। कोरोना की वजह से लोगों की जॉब खत्म हो जाती है। अगर स्कूल का मसला है तो स्कूल में उनको इफेक्ट पड़ता है, उनको सेमेस्टर ब्रेक लेना पड़ता है। और उसके अलावा जो है उनकी जो फैमिली है, फैमिली मेंबर के साथ भी उनका इंटरेक्शन कम हो जाता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि उसका ग्रेविटी कितनी है या मैग्नीट्यूड ऑफ डिप्रेशन कितना है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो वो तो 1 डेढ़ हफ्ते में पेशेंट उससे बाहर आ जाता है। जैसे ही उसका इन्फेक्शन खत्म होता है तो वो उससे बाहर आ जाता है। लेकिन अगर मॉडरेटली सीवियर अगर इन्फेक्शन है तो फिर अल्टीमेटली उसमें तो टाइम लगता है। और फिर जैसे मैंने कहा उसके लिए फिर आपको साइकोथेरेपी या बिहेवियर थेरेपी या बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए आपको काउंसलिंग भी करानी पड़ती है। तो वो एक तरह लॉन्ग इफेक्ट हो जाता है। और उसका फिर ये होता है कि उनके फिर कुछ अरसे के लिए उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, होपलेसनेस, इनएडिक्वेसी, ये सारी सिम्टम उनके अंदर आती हैं जो कि उनकी प्रोडक्टिविटी पे असर डालती हैं। तो अल्टीमेटली जो है उसके लिए फिर उसको लॉन्ग टर्म एंटी डिप्रेसेंट या मूड स्टेबलाइजर या साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की तरफ भी जाना पड़ता है। और साथ साथ उनकी जो है उनकी साइकोथेरेपी या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से जो भी उनका जो साइकोथेरेप्यूटिक मैनेजमेंट है वो भी करानी पड़ती है। ओके जी। अच्छा आतिफ साहब, डॉक्टर आतिफ एक चीज और भी बताएंगे, जैसे अगर किसी को मेंटल स्ट्रेस इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं तो उसको ओवरकम करने के लिए उसको जो है क्या करना चाहिए, कि अगर वो इंडिविजुअली तौर पर अगर वो खुद को इस इन हालात से बाहर लेकर आना चाहे तो उसको ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि वो अपने आप को ये मेंटल हेल्थ या मेंटल इश्यूज से जो है बाहर ला सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए जरूरी नहीं है कि हर मेंटल इलनेस के लिए आपको साइकेट्रिस्ट या साइकोथेरापिस्ट के पास आपको जाना पड़े। कुछ टिप्स ऐसी हैं जो कि आप लाइफ में अगर इनकारपोरेट करें तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ, कोरोना के अलावा भी मैं बात करूं, जनरली आप उससे आउट हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप अपनी बाथिंग, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग
ये आप डेली की बेसिस पे करें। सन एक्सपोजर आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आजकल विटामिन डी का भी बहुत रोल आ रहा है। ना सिर्फ विटामिन डी का रोल आपकी मेंटल हेल्थ के हवाले से है, बल्कि कोरोना के बारे में भी यह है कि कोरोना पे भी इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। उसके बाद ब्रिस्क वॉक है, अपनी जो है एक्सरसाइजेज वगैरह करें। लोग आजकल जिम जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि बजाय जिम जाने के आप अगर ओपन एयर में जाके आप वहाँ जाके एक्सरसाइजेज करें, आप ब्रिस्क वॉक करें, आप डेली एक्सरसाइजेज करें, जो लोग आजकल गार्डन वगैरह में जाते हैं। तो वो तो एक तो उस पर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा एक नेचुरल इन्वायरमेंट आपको मिलती है। और उसके बाद जो है आपकी डाइट, जितनी आप टिन फूड या प्रिजर्वेटिव डाइट को अवॉइड करेंगे उतना आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी। सादी गज़ा खाएं, प्लेन वाटर लें, कार्बोनेटेड वाटर का इस्तेमाल कम से कम करें। और दूध भी अगर आपको कि फ्रेश अगर मिलता है तो फ्रेश मिल्क यूज़ करें। ये जो आजकल टेट्रा पैक्स वगैरह हैं, या जो आजकल ये दूसरे पाउडर्ड मिल्क है या टी मैटर है, इनको अवॉइड करें। तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे वो स्टेप्स है, वो अगर आप एक नॉर्मल बंदा अगर इनको इनकॉर्पोरेट करे तो उसको आमतौर पे मेंटल हेल्थ या फिजिकल इलनेस से भी वो बच जाता है। और अगर कोई शख्स इसको अगर मेंटल इश्यूज है तो इन सारी चीज़ों को अगर अपनी लाइफ में लेकर आए, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के हवाले से अपनी सोशलाइजेशन अच्छे रखे, अपने फ्रेंड के सर्कल को अच्छा रखे, और अपनी जो है हैबिट्स अपनी रखे, जिसमें कोई खेल कूद है, जो जो भी आउटडोर गेम्स हैं, जो इंडोर गेम्स हैं, तो अपने आप को इन्वॉल्व रखें, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद ना ही किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है, ना ही किसी साइकोथेरापिस्ट के पास जाने की जरूरत है। ये एक नेचुरल रेमेडीज हैं, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें तो आप बहुत सारे मेंटल इश्यूज से आप बच सकते हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर आतिफ। अच्छा, हमारे साथ जो अभी हमारे फेसबुक पे हाशमानी जो हॉस्पिटल थे फेसबुक पेज पर हमें जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। हमारी एक व्यूअर है रिमशा जहीर अली शाह। उन्होंने हमसे एक सवाल ये पूछा है सर। वो पूछ रही है कि जैसे अगर डिफरेंट एग्जाम के हम ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने कोविड-19 के, अगर किसी को जो है टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो डॉक्टर फिर उनको मुख्तलिफ एग्जाम की मेडिकेशंस उनकी सिचुएशन के लिहाज से जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। तो तो उस दौरान जो वो ड्रग्स या फिर हम मेडिकेशन जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या उससे भी कोई डिप्रेशन या कोई इस तरीके का जो है मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं? देखिए, ये तो बात फैक्ट है कि कोई भी जो है एलोपैथिक ड्रग है वो साइड इफेक्ट से मुबर्रा नहीं है। हर ड्रग के कोई ना कोई साइड इफेक्ट होते हैं, और बहुत सारी ड्रग्स के जो है ना, कुछ के तो हेमाटोलॉजिकल साइड इफेक्ट हैं, कुछ फिजिकल साइड इफेक्ट भी होते हैं, बॉडी एक वगैरह होता है या जिस्म में दर्द वगैरह होता है। और कुछ की अल्टीमेटली जो है वो इंसोमिया है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क है, डिप्रेशन है, लिथार्जी है, कंफ्यूजन है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। तो ये बहुत सारी एलोपैथिक ड्रग्स के ये साइड इफेक्ट होते हैं। तो यस, बिल्कुल बहुत सारी ड्रग ऐसी हैं जो कि, और कोरोना में भी बहुत सारी ड्रग ऐसी यूज होती हैं। आमतौर पे जो है कोरोना में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि स्टेरॉइड थेरापी जो है सीवियर केसेस में, जिनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, या जो सी पैप पे होते हैं, या जो जिनको वेंटिलेटर पे जाने का खतरा होता है, जो उनकी ऑक्सीजन 12, 15, 18 लीटर तक उनको दी जा रही होती है, तो उनको आमतौर पर स्टेरॉइड, डेल्टा कोटल, हाइड्रोकोर्टिजोन वगैरह दिया जाता है। तो हाइड्रोकोर्टिजोन का जो है सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है वो यही होता है कि इससे इंसोमिया होता है, इसमें डिप्रेशन भी होता है, इसमें लिथार्जी भी होता है, इसमें बॉडी एक भी होता है, इसमें गैस्ट्रिक पेन भी होता है एज अ साइड इफेक्ट। तो इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि कोरोना के रिकवरी के लिए ही, उसको इन्हांस करने के लिए जो दी जाती हैं, तो उससे अल्टीमेटली मेंटल इफेक्ट आता है। तो उसका मैंने जैसे पहले कहा, उसका यही हल है कि अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, फ्रेश जूसेस लें, दूध, ताज़ा दूध इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी अच्छा जगह से मिलता है तो फ्रेश दूध इस्तेमाल करें, फ्रूट लें, जूसेस लें, और टेट्रा पैक दूध का कम से कम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा कोशिश करें कि जो आपका फ्रोजन फूड्स हैं उनको जहाँ तक हो सकता है अवॉइड करें। फ्रेश मीट, फ्रेश मटन, फ्रेश फिश, तो ये चीज़ें अगर लें तो इसमें जो है ना, उनकी जो ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट है उनको बहुत हद तक ओवरकम किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि जैसे अभी हम लोग बात बात कर रहे होते हैं कि इम्यून सिस्टम के हवाले से, कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। और इम्यून सिस्टम आपका जब भी स्ट्रांग होता है जब आप बैलेंस एक चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो चाहे आपकी डाइट हो, चाहे आपकी डिफरेंट टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज हो, आपकी नींद हो,
आपका जो है सन एक्सपोजर हो, ये तमाम चीजें आपके जो है हमारे इम्यून सिस्टम को जो है बूस्टअप कर रही होती हैं। और इम्यून सिस्टम ही इसी से जो है हमारी जो साइकोलॉजिकल एक स्टेटस होता है वो भी अटैच्ड होता है उसके साथ साथ, बहुत उसका जो है डायरेक्ट लिंक होता है उससे। तो जो मैंने अगर आपका सॉरी आपकी बात कर, जो मैंने डेल्टा कोडल की बात की, उससे अल्टीमेटली जो है ना इम्यून सिस्टम भी उससे डिप्रेस होता है, उसका इम्यून सिस्टम पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उसके साथ अगर आपकी डाइट अच्छी है, अगर आपका जो है वाटर इनटेक अच्छा है, फ्रेश जूसेस आप ले रहे हैं, तो उसके आप साइड इफेक्ट को बहुत इजीली इनकाउंटर कर सकते हैं। उसमें आपको तो हाइपरग्लाइसीमिया के चांस होते हैं, पोटाशियम लेवल कम होता है, हाइपोकैलेमिया के चांसेस होते हैं। ये बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जो कि स्टेरॉइड से रिलेटेड है, और उसको अगर आप इनकाउंटर कर लें तो आप बहुत सारी फिजिकल इलनेस से और मेंटल इलनेस से बच सकते हैं, जो कि ड्यूरिंग कोविड-19 थेरेपी जो है वो दी जाती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर आतिफ, मुझे थोड़ा सा अब ये भी बताएं कि जैसे आपके पास आपके वहां पर आपका जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहां पर भी आपके पास इस तरह के पेशेंट या इस तरह के जिससे जो है मुतासर अफराद आते होंगे कि जो जो अभी कोविड-19 के स्पेशली सिनेरियो में मुख्तलिफ मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते होंगे, या वो कुछ बहुत ज्यादा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे इर्द गिर्द जो बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो आपके पास इस तरह के लोग आते होंगे, तो आप अपने कुछ ऐसे हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें कि किस तरीके से जो है हम आपके पास इस तरीके से लोग आ रहे होते हैं, और फिर उनको आप क्या सजेस्ट कर रहे होते हैं। देखिए, पेशेंट तो ज़ाहिर है, मेरा रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है, मेरा क्लिनिक भी है, मेरे पास ओपीडी भी है, तो अल्टीमेटली पेशेंट तो आते हैं। और जब पेशेंट आता है तो वो तो जब आ रहा होता है उसको तो पता नहीं होता कि इसको कोविड है। वो तो आने के बाद वो बताता है जी मुझे फीवर हो रहा है, स्मेल नहीं है, टेस्ट का प्रॉब्लम है, 1 हफ्ता हो गया बुखार ख़त्म नहीं हो रहा। और फिर जब आके वो ये नाम देता है जी मैं तो एजोमैक्स भी खा रहा हूँ, तो वो अल्टीमेटली पता चलता है कि ये कोई ना किसी ऐसे सिनेरियो से आ रहा है जहाँ पे इसको कोविड का कुछ सस्पिशन था। तो उसके लिए फिर ये है कि हमें उनको थोड़ा सा उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है ड्यूरिंग प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन, कि आप ये दवाई खाएं, इससे आप ठीक हो जाएंगे, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोविड है, ये वायरस इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन आया है तो इंशाल्लाह ख़त्म भी हो जाएगा, और माशाल्लाह अभी तक आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई सांस का प्रॉब्लम नहीं है। वो कुछ पेशेंट खुद भी आते हैं, इसीलिए आते हैं कि हमें कोई कोविड हमें पॉजिटिव आ गया तो हमें क्या करना चाहिए। तो उनकी जहाँ तक हो सके उनकी कैथारसिस, उनकी काउंसलिंग, उनको थोड़ा सा आप इम्पैथिकली उनको जब आप देखते हैं इम्पैथेटिक अप्रोच से, तो अल्टीमेटली उसका उन पे पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और अल्टीमेटली ये है कि उनको फिर वही जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके डाइट के हैबिट्स हैं, जो आपके इन्वायरमेंट पे फ्रेश एयर में जाने का है। शुरू-शुरू में जब कोविड की पहली वेव आई उसमें जो सबसे ये होता था कि बिल्कुल जो है लोगों को अलूफ कर दिया जाता था जिनको कोविड था। लेकिन सेकंड वेव के बाद, थर्ड वेव के बाद अभी लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता वो उस सिनेरियो से लोग बाहर आ रहे हैं। जिनको कोविड होता है वो थोड़ा सा फ्रेश एयर में भी जाते हैं, फ्रेश एयर में ब्रीथ करते हैं, थोड़ा सा वॉक भी करते हैं। तो अभी ग्रेजुअली जो है ना, हाँ, लोगों ने और हम लोगों ने लर्न कर लिया है कि हाउ टू लिव विद दैट। और यही इसका आंसर है कि जब तक आप कोविड के साथ ये इस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे कि आपने लर्न करना है कि आपने इसके साथ कैसे रहना है, उस वक्त तक इससे फाइट करना काफ़ी मुश्किल है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह चौथी वेव है तकरीबन, अभी उसका इन्फेक्टिविटी रेट कराची में कल ही मैं सुन रहा था कि शायद 5 या 6% पे आ गया है। ओवरऑल मुल्क में भी ऐसे है। तो जैसे जैसे इसका इन्फेक्टिविटी रेट कम आ रहा है, लोगों के अंदर भी एक चीज़ आ रहा है, लेकिन अभी लोगों के लिए जैसे अभी ये इन्फेक्टिविटी रेट कम हो रहा है तो फिफ्थ वेव की बातें लोगों ने करना शुरू कर दी। तो वो एक सिनेरियो है, अल्लाह ताला खैर करे, हमें अब इसी डायनामिक्स में रहना है, इसी तरह हमने जीना है। तो अल्लाह ने अभी तक कर्म किया तो इंशाल्लाह आइंदा भी अल्लाह ताला कर्म करेगा। कि इंडिया में आप देख लें, इंडिया में क्या सूरत हाल थी, हमें भी इस चीज़ का फियर था, खतरा था कि यहाँ पे भी इस तरह का सिनेरियो ना हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बचाया। इंशाल्लाह आइंदा भी अल्लाह खैर करे, जो भी होगा वो बेहतर होगा। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में ये भी था कि जो हमारे पास जैसे डिफरेंट साइकेट्रिक कंसल्टेंट्स होते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट साइकेट्रिक जैसे काउंसलर्स होते हैं, तो उनका क्या एक मेन रोल होता है कि वो किस तरीके से जो है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली अभी कोविड-19 के भी जो है सिनेरियो में, वो हमारी सोसाइटी में लोगों को जो है किस तरीके से अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई अगर आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है या कोविड-19 की वजह से आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द के उनके लोगों में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा मरीज है, कोई ऐसा फर्द है जो इस मेंटल स्ट्रेस का शिकार हुआ है, तो उनको उनका एक क्या इसमें जो है रोल वो लोग अदा कर रहे होते हैं कि लोग के
कि हमारी के जो है सोसाइटी में लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई अगर आपको अगर इस तरह का कोई इशू है तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करके फिर आप इससे जो है एक सेफ साइड में जा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। असल में ये है कि मैं थोड़ा सा सिनेरियो से हटके एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसमें एनजीओ सबसे ज्यादा हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे सोशल वेलफेयर लोग बहुत ज्यादा करते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे कोई भी जब क्लाइमिटी आती है, कोई वबा की सूरत आती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, तो हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत ही बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। और इस दफा भी जो है हमारे फेसबुक पेजेस बहुत सारे बने हुए हैं और हमारे साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हजारों की तादाद में, जहाँ तक मैं मुझे पता है, वो फेसबुक पे उन्हें अपने पेजेस बनाए हुए हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को आगाही दे रहे हैं और उसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। तो ये तो हमारी जीन्स में समझ लें है कि पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जैसे आप हैं, आप ही माशाल्लाह बायोलॉजिस्ट हैं और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम जो आपने ये शुरू किया है हाशमानी की तरफ से और उनकी बहुत अप्रिशिएटेड एफर्ट है। तो इस तरह जो है हम एक दूसरे को देख देख के बहुत सारे लोग जो है वो इंस्पायर होते हैं एक दूसरे से। आपसे देख के कई लोगों ने इंस्पायर हुए होंगे, कई लोगों ने इस तरह के चैनल बनाए होंगे। तो हमारे मुल्क में ये फॉर्चुनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत हमारी पे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि हम लोग जो है इस तरह की जो आफात आती है उसमें हम मिल के काम करते हैं और हम अवेयरनेस करते हैं। और यस, आपने सही बात की, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हैं, फेसबुक पे उनके पेज बने हुए हैं, उनके अपने अपने घर पे बैठ के, अपने क्लिनिक पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के वो एक वीडियो बना के उसको शेयर कर देते हैं और लोग उसको जो है फॉलो करते हैं और अल्टीमेटली लोग उससे बहुत लर्न कर रहे हैं। तो ये हमारे हमारे मुल्क की, हमारे अवाम की, या हमारे जो लोग हैं, हमारे प्रोफेशनल का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि कोई भी क्लाइमेटी जो ऐसी आती है जहाँ पे थोड़ा सा लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो अल्टीमेटली लोग उस पे आते हैं और लोग अपने तौर पे काम करते हैं। उसके लिए किसी वो एनजीओ का इंतजार नहीं करते, कोई एनजीओ आएगी तो हमें कुछ करेगी। लोग बाइक पकड़ते हैं, फेसबुक पे आते हैं, वो अपना बोलना शुरू कर देते हैं और अच्छा बोलते हैं और लोग उनसे सीखते हैं। सही बात है बिल्कुल के सभी लोग सर इसमें अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस लिहाज से कि लोगों को अवेयरनेस देने के हवाले से कि एक टीम वर्क है कि जहाँ जहाँ हमारा जो है एक डोमेन है तो हम अपने अपने डोमेन में रहते हुए लोगों को जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं और उनको अवेयर कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर आतिफ, एक सवाल और मेरे पास ये है कि आजकल जैसे आपको पता है कि हमारे पास अभी तमाम स्कूल कॉलेजेस अब आस्ता आस्ता करके सब चीजें ओपन हो रही हैं, लेकिन अभी काफी अरसे तक जो है तमाम हमारे जितनी भी तालीमी इदारे हैं वो सब कोविड-19 की वजह से जो है उनकी उनकी एक्टिविटीज नहीं नहीं हो रही थी। तो बच्चे भी हमारे तमाम जो है अपने अपने जो है घरों पे थे, वहां पर जो है अपना जो भी उनकी एजुकेशन एक्टिविटीज है वहीं पर ही कर रहे थे। तो अभी हमने ये चीज एक एक नोट की है कि हमारी सोसाइटी में या हमारे इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा इस माहौल से उकता गए हैं कि उनका उनका स्कूल की तरफ आना जाना नहीं, फिर एक उनका फ्रेंड सर्कल्स में भी उनका जो है खत्म हो गया। सिर्फ घर में ही जो है एक तरीके से उनकी तमाम एक्टिविटीज हो रही हैं। तो कुछ बच्चों में भी जो है इस तरीके के कुछ मेंटल हेल्थ के इश्यूज या वो एक स्ट्रेस का जो है एक तनासुब देखा गया है ना। तो उसके लिहाज से आप क्या चीज हमें बताना चाहेंगे कि हम अपने घरों में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको हम किस तरीके से जो है डील करें कि अगर वो खुदा ना खास्ता अगर किसी मेंटल स्ट्रेस में चले जाएं तो वो किस तरीके से जो है फिर वो मैनेजेबल होगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की आपने और इसका मैं अक्सर सोचता भी हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, मैं इसको डिस्कस भी करता हूँ और आपसे भी शेयर करने लगा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये जो बात आपने करी इसको तो एनसीओसी को देखना चाहिए कि जो स्कूलों का जो इशू है उसको, ये जो है ना 3 दिन आधी क्लास जाएगी, 3 दिन आधी क्लास, मेरा ख्याल इस सिनेरियो से इनको बाहर निकलना चाहिए। डेली के बेसिस पे जो भी स्कूल है, जो स्कूल के जो टाइमिंग है, जो स्कूल की क्लास है, फुल क्लास होनी चाहिए, आधी क्लास आज आधी कल। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी टीचर ने आधी क्लास को आज बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, अब नेक्स्ट डे जो है वो आधी क्लास के दूसरे स्टूडेंट आएंगे, अगर नेक्स्ट डे वो टीचर अगर नहीं आए तो उनकी क्लास तो मिस होगी ना, उनका तो सब्जेक्ट एक मिस हो गया, फिर तो टीचर अगले वाले सब्जेक्ट पे चला जाएगा ना।
तो ये जो आधी क्लास का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरा ख्याल है इससे बाहर आना चाहिए, और यही बच्चों की में फ्रस्ट्रेशन है। और जो आपने फ्रेंड सर्कल की बात की, उसमें ये हो रहा है कि एक आधी क्लास में जो स्टूडेंट्स आज आ रहे हैं, उनमें अगर मेरा बेटा स्कूल जा रहा है तो उसका फ्रेंड उस क्लास में नहीं आया तो वो जरा डिप्रेस्ड रहेगा। नेक्स्ट डे जो है वो फ्रेंड आया, मेरा बेटा नहीं गया, तो वो उसमें डिप्रेस्ड रहेगा। तो जो बच्चों का जो आपस में एक इंटरेक्शन है, जो बच्चों का नेक्सिस है, जो उनकी सोशलाइजेशन है, जो बच्चे आपस में बैठ के कंबाइंड स्टडी करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, जो असाइनमेंट में एक दूसरे के साथ हेल्प लेते थे, तो ये जो है मेरा ख्याल है प्रिकॉशंस तो बहुत अच्छी बात है। एसओपीज की जहाँ तक बात है बहुत ही अच्छी बात है, बल्कि अब तो मैं तो सीधी सी बात है कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तो एसओपी का नाम सुन सुन के मैं भी तंग आ गया हूँ। एसओपीज कहते तो हैं लेकिन अप्लाई कहीं भी नहीं होता, सिर्फ कहने की हद तक एसओपी 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 है, लेकिन वो अप्लाई कोई भी नहीं करता। इवन शायद मैं खुद भी नहीं करता हूँ। तो अब इन चीजों से निकल के हमें थोड़ा नॉर्मल लाइफ की तरफ आए, और उसके लिए स्कूलों का ये जो है ना आधी क्लास आज आधी कल, मेरे ख्याल है ये एनसीओसी को और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है सूबों की सतह पे, उनको ये देखना चाहिए कि ये डेली क्लास की सतह पे लेके आए और पूरी क्लास आए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई हो, ताकि बच्चों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उनके अंदर डिप्रेशन है, जैसे आपने उनको बताया चीज़ों को, तो इसको हम ओवरकम करने का एक तरीका है कि नॉर्मल जो स्कूलिंग का तरीकाकार है उसके तहत इसको रखें, वरना फिर अगर नहीं है तो फिर स्कूलों को बंद ही रहने दें, फिर सारा ऑनलाइन करें जिस तरह से पहले हो रहा था। जी, ये इशू भी तो है ना कि अगर हम ऑनलाइन भी तो बच्चों के हो जाता है ना कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आपको पता है हमारे पास हमारे सिटी में स्पेशली जो है कभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो रहा होता है, कभी नेटवर्किंग का इशू इशू हो रहा होता है। तो ये भी हमारे बच्चों में एक स्ट्रेस वाला जो है एलिमेंट लेकर आ जाता है कि उनकी जो है ऑनलाइन क्लास है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या का इंटरनेट का इशू आ गया तो वो क्लास नहीं ले पाए, या बीच में जो है उनकी जो है क्लास स्किप हो गई। तो ये तमाम इश्यूज भी जो है हो रहे होते हैं। जी, इसका जवाब मैं बीइंग अ डॉक्टर नहीं दूंगा, मैं बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट का जवाब दूंगा। ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट आया था उसकी वजह से बच्चों में जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनकी कंप्यूटर के साथ या मोबाइल के साथ डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है, और बच्चों ने जो है तालीम के साथ साथ गैर जरूरी वेबसाइट को छेड़ना छाड़ना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के अंदर एथिकल इश्यूज, बिहेवियर इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा हो गए हैं। तो ये जो मैंने बात की थी ना कि ऑनलाइन कर रहे थे, वो थोड़ा सा मैंने तंजिया तौर पे कहा था। स्कूलिंग तो स्कूलिंग ही होती है, स्कूलिंग तो जो है जब आप जाएंगे तो स्कूल होगा, वरना घर बैठ के ऑनलाइन से तो स्कूलिंग होते नहीं है। तो वो तो थोड़ा मैंने वैसे ही जो है तंजिया तौर पे कहा था कि अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर वही कर रहे जैसे पहले हो रहा था। लेकिन एक्चुअली तो जो है ये जो ऑनलाइन है इसमें में भी बच्चों के अंदर बिहेवियरल इश्यूज और स्क्रीन टाइम, कंप्यूटर पे ज़्यादा टाइम देने की वजह से उनकी आई साइट पे फर्क पड़ रहा है। बच्चे अपना मील स्किप कर देते हैं, बजाय बजाय बच्चे कोई एजुकेशनल मटेरियल देखने के वो गैर जुड़ी वेबसाइट की तरफ चले जाते हैं। तो ये सारे के सारे इश्यूज और हैं जो कि एथिकली हमारी फैमिली को हमारी कम्युनिटी को हमारी सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी चेक बैलेंस होना चाहिए। पहले अगर किसी बच्चे के पास बहुत ही हल्का मोबाइल था, बहुत ही कम, जैसे वो क्या होता है इसकी जो उसके जो पावर होती है, लेकिन अगर फिर वो क्लासेस की वजह से पेरेंट्स ने उनको बहुत ही एक्सपेंसिव मोबाइल लेके दिए हैं ताकि वो कनेक्टिविटी का इशू ना हो, उसके अंदर जो उसकी स्टोरेज का इशू ना हो, उसकी बैटरी का इशू ना हो, तो ये पेरेंट्स पे एक इजाफी बर्डन भी हुआ है। और उसके साथ बच्चों के साथ जो है वो मोबाइल की स्क्रीन टाइमिंग की शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और स्क्रीन टाइम अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड स्क्रीन टाइम का लर्निंग डिसेबिलिटी एजुकेशन अचीवमेंट पे बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। तो उस लिहाज से जहाँ तक हो सके इस चीज़ को भी अवॉइड करें और नॉर्मल स्कूलिंग की तरफ अगर जाएं तो मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा होगा। वरना अभी जैसे कुछ दिन पहले टीवी पे खबर चली, जो बच्चे जो फेल हुए थे बजाय उनको सप्लीमेंट्री एग्जाम में बिठाने के उनको फेल कर दिया, उनको पास कर दिया गया, उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया है। तो इस तरह की एटीट्यूड से बच्चों के अंदर ज़ाहिर है मेरा ख्याल है तालीमी तौर पे वो पीछे ही जाएंगे। फिर बच्चे पढ़ेंगे, उनको पता है कि पिछली दफ़ा भी उन्होंने हमें पास कर दिया था, इस दफ़ा भी पास हो गए तो आंदा के लिए भी हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जिसको देखना चाहिए और उसको प्रॉपर तरीके से, जैसे एक स्कूलिंग का जो सिस्टम है उस सिस्टम से आउट ना हो। ठीक है, उसको आप लेट कर दें, अगला सेमेस्टर आप लेट कर दें,
लेकिन ये पूरा का पूरा जो है वो फेल बच्चों को बगैर इम्तिहान दिए आप अगली क्लास में प्रमोट कर रहे हैं। इसमें वो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी फिर नाइंसाफी होगी, फिर उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर वो भी अंदर बोलेंगे ठीक है हमें भी पढ़ने की क्या जरूरत है, पास तो वैसे ही हो जाना है, तो क्या जरूरत है पढ़ने की। ये सारे इश्यूज है जिसको एनसीओसी के लेवल पे हुकूमत को जो है एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे पास इस तरह के मेंटल इश्यूज हैं उनको हमें सॉल्व करने की अभी वो है। अच्छा, हमारे साथ अभी हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के फेसबुक पेज पर जिन लोगों ने हमें लाइव ज्वाइन किया हुआ है और जो लोग अभी हमारे वहाँ पेज पर कमेंट्स भी कर रहे हैं हमारे लाइव सेशन पे, मैं उन सबका भी थैंक यू अदा कर दूं। उनमें से मैं नाम भी ले लेती हूँ ताकि आप लोग, एक है हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश कुमार साहब हैं, थैंक यू सो मच। हुरुल अर्श साहब हैं, थैंक यू हुरुल अर्श साहब के आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अलीजा खान है, इकरा कदीर खान है, आयशा सादिक हैं, साथ साथ हमारे पास रहमान हबीब है और एजाज खटक हैं। अभी ये लोग अभी हमारे फेसबुक पेज से लाइव हमें सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आतिफ, अगर आप अभी हमारे एंडिंग नोट में अगर आप हमारे जो लोग हमें अभी हमारे हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फेसबुक पेज से हमें लाइव देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनसे अगर आप कुछ एंड में अगर कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज। देखिए इसके लिए तो पहले जब थोड़ा सा आपने जब शुरू में प्रोग्राम के तो आपने वैक्सीनेशन की बात की। वैक्सीनेशन ज़ाहिर है हमारे पास पहले भी है, हमारा ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन हमारे मुल्क में चल रहा है, जो कि जो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज है उसके लिए बच्चों को जो लगाई जाती है। तो उसी तरीके से ये भी जो है इसको कोविड-19 को भी जो है इसकी वैक्सीन को भी ईपीआई में डाल देना चाहिए ताकि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के जरिए लोगों को जो है इम्यूनाइजेशन इसमें कर सकें और लोगों को जो इम्यूनाइजेशन की तरफ जो है बिल्कुल आना चाहिए ताकि जो है हमें एक हम जैसे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएं ताकि हमारे जो है फ्यूचर में जो हमारी जो वेव आने वाली है उससे हम कम से कम इफेक्टेड हों। तो अब ये है कि ये सारा हमारा कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस को मजीद फास्ट करें ताकि ये जल्दी से जल्दी लोग इम्यूनाइजेशन होकर जो है ये नॉर्मल लाइफ की तरफ हमारी रूटीन वर्क में हम लोग आ जाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम के आज आपने हमें इतना तमाम जो है कोविड-19 के सिनेरियो में जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनको अगर किसी किस्म के मेंटल हेल्थ का इश्यूज हो रहे हैं या वो बहुत ज्यादा जो है इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी बहुत ज्यादा मैंने ये लोगों में मैं देखा भी है कि वो इर्द गिर्द के अपने एटमॉस्फेयर से इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से भी जो है ना लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं कि भाई अगर खुदा ना खास्ता उनकी फैमिली मेंबर में किसी को अगर कोविड-19 हुआ है तो वो कहते हैं भाई मुझे ना हो जाए या फिर वहां से जो है लोगों को मजीद फैमिली में स्प्रेड ना हो। तो उम्मीद है कि आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है गुफ्तगू की वो हमारे हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के पेज से जो लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जो है जो है वो जो है क्या कहते हैं कि फायदेमंद साबित होंगी। तो आज के जो हमारा टॉपिक बस यहीं तक था। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें हमें इजाजत दीजिए। और ये कि एक चीज और मैं लाजमी आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों के फीडबैक का, आप लोग के जो है कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आप लोग हमें बताएं कि आप नेक्स्ट टॉपिक आप लोग हमें किस चीज के बारे में जो है सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम आप लोगों के साथ वही चीज शेयर करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन।